नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, यहां हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें हमने बच्चों ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में पिछले कुछ वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे अंक दिलाने में बहुत बहुत सहायक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न लिया गया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए यानी कि प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते तो उसे 50 अंक मिलते। टेस्ट में कितने अंक थे? हमें ये ज्ञात करना है कि परीक्षा में कुल कितने, मतलब यहाँ पर प्रश्न थे बच्चों। तो बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि यश ने एक्स जो प्रश्न थे वो सही किए और वाई प्रश्न उसने गलत किए। ठीक है ना बच्चों? तो अब बच्चों, पहली शर्त क्या है? जब उसने सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर उसके x अंक काट लिए गए। ठीक है, सही प्रश्न x किए हैं और एक पर उसे 3 अंक मिले हैं, तो x गुणा 3। ठीक है, जब काटे गए हैं तो क्या होगा? वो माइनस हो जाएंगे। 1 अंक काटा गया है और उसने y प्रश्न किए हैं तो y गुणा -1। ठीक है, वो माइनस में रहेगा और उसे मिलते हैं अंक कितने? यहाँ पर 40 अंक मिलते हैं। ठीक है ना, पहली कंडीशन में 40। तो ये हो जाएगा समीकरण हमारा 3x - y बराबर 40। ठीक है, ये पहला समीकरण हमें मिल गया। अब इसके आगे लिखा हुआ है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते तो उसे 50 अंक मिलते। ठीक है, तो सेकंड जो शर्त है हमारी वो भी हम लगा लेते हैं। तो अब बच्चों, इसको सही उत्तर पर मिले हैं 4 अंक और सही प्रश्न इसने किए हैं कितने? x किए हैं, तो x गुणा 4 प्लस गलत जवाब पर 2 अंक काट लिए गए हैं, तो गलत जवाब है y, तो y गुणा -2, तो बराबर इसे कुल अंक मिल जाते हैं 50 अंक। ठीक है, कुल मिलाकर 50 अंक होते हैं, तो समीकरण हो जाएगा हमारा 4x - 2y बराबर 50। ठीक है, यहाँ हम 2 से इसमें भाग भी कर सकते हैं, तो समीकरण थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो 2x, यहाँ पर -y बराबर 25। तो ये हमें मिल गया बच्चों समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख देंगे 2 से भाग करने पर। ठीक है, आपको एग्जाम्स में इसी प्रकार से करना है ताकि आपको पूरे पूरे अंक इसमें मिल जाएं। अब यहाँ आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए। दोनों समीकरणों में जो y वाले गुणांक हैं वो बराबर हैं, तो इन्हें हम अब विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन किसी विधि से भी कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट को उसी के नीचे लिख लीजिए। तो यह हो गया 3x - y बराबर 40। ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। इन दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे। y के गुणांक बच्चों बराबर हैं तो ये कट जाएगा किस पर? घटाने पर। एक जैसे जब गुणांक होते हैं और उनके चिन्ह भी एक जैसे होते हैं तो हम उसे काट लेते हैं बच्चों घटाने पर। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर कट जाएगा। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3x में से 2 गया तो माइनस के x बचेगा क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं, और 40 में से 25 गए तो ये भी आपके पास बचेंगे -15। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर हो गया 15। और x हमने क्या माना था कि उसने जो सही प्रश्न किए हैं, तो सही प्रश्नों की संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों? y का मान और निकालना है, तो x का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, किसी में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है बच्चों। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 ये रहा हमारे पास, 3x - y बराबर 40। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया
3x माइनस वाई बराबर 40। तो 3x का मान 15 माइनस वाई बराबर 40। तो 15 × 45 माइनस वाई बराबर 40। तो या माइनस के वाई बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, 40 माइनस 45, ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस के वाई बराबर यहाँ -5 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर हो गया 5। ठीक है, वाई की जो वैल्यू है वो हमें 5 प्राप्त हो गई। यानी कि इसने सही प्रश्न किए हैं 15 और गलत प्रश्न जो किए हैं वो उनकी संख्या है कितनी, 5 हो गई। तो बच्चों सही किए गए प्रश्न 15 हो जाएंगे और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 5। तो यानी कि उसने टेस्ट में जो कुल प्रश्न थे वो 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20। हमें यही पूछा गया था कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो उसमें 20 प्रश्न थे बच्चों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों कई बार पिछले वर्षों में पूछा भी गया है। ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। दूसरा पद 14 है और जो तीसरा पद है बच्चों वो 18 है। तो सबसे पहले जो समांतर श्रेणी में हम मान लेते हैं कि माना प्रथम जो पद है, माना प्रथम पद, इसे बच्चों हम ए मान लेते हैं और जो सर्वांतर है, सर्वांतर उसे हम मान लेते हैं डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया है दूसरा पद, क्योंकि दूसरा पद वो हमें दिया है बच्चों यहाँ पर 14। तो दूसरा पद होता है, आपको पता ही है, ए प्लस डी के रूप में हम इसको दूसरे पद को लिखते हैं। तो बराबर 14 है, या ए बराबर यानी कि 14, डी को उधर ले जाएंगे माइनस डी। ठीक है, ए बराबर आ गया हमारे पास 14 माइनस डी। अब तथा अब हमें तीसरा पद दिया है, तीसरा पद जिसे हम बच्चों A3 भी लिख सकते हैं, वो बराबर है हमारे पास कितना, वो 18 है हमारे पास। ठीक है नहीं। अब तीसरे पद के लिए होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d होगा तीसरा पद। चौथा पद निकालेंगे a प्लस 3d होगा। पांचवा आप निकालेंगे तो a प्लस 4d होगा। ठीक है नहीं। अब a का मान यहाँ से रख दीजिए, 14 माइनस डी, ए का मान रखा हमने प्लस 2d बराबर 18। अब देखिए 2d में से d माइनस होगा तो यहाँ d बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 14 प्लस d बराबर 18 हो गया। तो d का जो मान आएगा आपके पास, इसको यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 14 माइनस होंगे, इधर आके 4 बच जाएगा। तो जो d का मान हमारे पास 4 हो गया, तथा a बराबर, a हमने यहाँ पर निकाला है कितना, 14 माइनस डी। तो a का जो मान होगा 14 माइनस डी का मान 4 आ गया है। तो यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 10 होगा। हमारे पास इसमें पहला पद a 10 आ गया है। ठीक है ना बच्चों। और जो सर्वांतर है d वो हमारे पास 4 आ गया है। अब हमें जो पूछा है श्रेणी के 51 पदों का योगफल, कितना ही पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यानी कि S51, योगफल को हम किससे, S से बच्चों यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है योगफल का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हम योगफल का सूत्र प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा सूत्र भी होता है, जैसे n/2 a प्लस l, इसका भी प्रयोग हम करते हैं योगफल में। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो लगते हैं जब हमें अंतिम पद दिया हो। ठीक है, जब हमें अंतिम पद पता हो बच्चों तो उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे। n/2, n कितना है हमारे पास, 51 पदों का योगफल निकालना है हमें। ठीक है, इसे हम SN भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 2a यानी कि 2 गुणा पहला पद आपके पास 10 है, प्लस n-1, n यानी कि 51, 51 माइनस 1 50 हो गया,
और डी का मान है आपके पास 4। जो मान आपने निकाले हैं वही आप रख देंगे बस। अब देखिए 51/2, 10 दूनी यहाँ पर 20 हो गया, प्लस 50 × 4 200। तो 51/2 गुणा यहाँ कितना हो गया 200 + 20, ये हो गया बच्चों 220। 2 से हम इसे कैंसिल कर लेंगे तो ये होगा 110 बार। इसकी इसमें गुणा करें, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, यानी कि 5610। इस श्रेणी के 51 पदों का जो योग होगा 5610 होगा। और बच्चों अगर इसमें कोई सा भी पद पूछा जाता है ना कि 50वां पद बताइए, 70वां पद बताइए, तो जब आपके पास ए और डी का मान प्राप्त हो गया है तो उसकी सहायता से ही आप कोई सा भी पद इसका निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, 50वां पद पूछेगा तो आप लगा देंगे a + 49d। 100वां पद पूछेगा तो लिख देंगे a + 99d। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर बच्चों लिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारे बच्चों यहाँ बिंदु हैं और ये अनुपात है जिसे m1 और m2 हम बोलते हैं। पहले जो बिंदु होंगे वो x1 y1 और दूसरे जो बिंदु होते हैं बच्चों x2 और y2 होते हैं। तो बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है कि वो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। x के लिए होता है m1 x2 + m2 x1 बटे में आएगा बच्चों m1 + m2। ठीक है, और यही हमारा इसके लिए होता है, y के लिए भी होता है, बस आपको x के स्थान पर y का प्रयोग करना है। यानी कि m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। सूत्र आपका वही है, x और y के लिए दोनों के लिए एक है, बस हमें x के स्थान पर यहाँ पर y का प्रयोग करना है। ठीक है ना बच्चों। तो x बराबर m1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है, सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं, वहाँ से देखकर आप मान रख दीजिए। m1 x2 यानी कि 4 + m2 x1 यानी कि हमारे पास हो गया -1 बटे m1 + m2। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बटे 5, तो बराबर 8 में से 3 गए तो यहाँ पर 5/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना हमारे पास 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, ये x के लिए निकाल लिया हमने। अब इसी प्रकार से हम इसे y वाले को कर लेंगे। तो यहाँ y बराबर m1 y2 + m2 और y1 यानी कि 7 हो गया बटे m1 + m2। 3 दूनी 6 होगा, 7 तिया 21 बटे 5 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो y बराबर यानी कि 15/5, तो 5 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो y बराबर आ गया 3। तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा बच्चों वो कितने आ जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक कौन से, निर्देशांक बराबर। तो यहाँ पर बच्चों पहले x लिखा जाता है, ध्यान रखना आपको, 1 है x का मान, और फिर y लिखा जाएगा, वो हमारे पास 3 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इसे 2:3 के अनुपात में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बांटता है। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि उतनी ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित मतलब बना हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कुल जो ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें पहले एक डायग्राम जरूर बना लेना चाहिए और फिर उसी की सहायता से इस क्वेश्चन को करना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर डायग्राम की सहायता से आप समझिए, देखिए यहाँ पर शंकु और अर्धगोले दोनों की जो त्रिज्या है बच्चों वो कितनी दे रखी है हमें, 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है और कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको ध्यान रखना है जो अर्धगोला होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसकी ऊंचाई के ही बराबर होती है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो अर्धगोले की ऊंचाई बच्चों 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। कुल जो ऊंचाई में से अगर हम अर्धगोले की ऊंचाई हम घटा दें 3.5 को इसमें से घटा देंगे तो ये हमारे पास 12, यानी कि जो शंकु की जो ऊंचाई है वो बच्चों 12 सेंटीमीटर यहाँ पर बच जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है, अर्धगोले की भी त्रिज्या है, इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है। तो यहाँ पर हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों को जोड़ देंगे। अब बच्चों शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र होता है L बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र होता है। अब h हमारे पास यहाँ 12 हो गई है, तो यहाँ बच्चों 12 का वर्ग और प्लस 3.5 यानी कि इसकी त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। तो 12 का जो वर्ग है 144 हो जाएगा और प्लस 3.5 का आप वर्ग करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 3.5 का वर्ग यानी कि 12.25 होगा, ठीक है। यानी कि इसमें सी की गुणा कर लेंगे, इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हो गया बच्चों 156.25, ठीक है। इसका आप वर्गमूल निकालेंगे। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप 10वीं क्लास में तो वर्गमूल निकालना जानते ही होंगे। तो वर्गमूल आ जाएगा बच्चों इसका 12.5, 12.5। इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला तो ये 12.5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ठोस का, जो हमारा खिलौना है। तो ठोस का यानी कि यह खिलौना लिख सकते हैं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें बच्चों क्या क्या शामिल होगा, इसमें होगा आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है बच्चों 2πr², शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl, ठीक है। दोनों के यहाँ पर वक्रपृष्ठ ही हम प्लस कर लेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब देखिए पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम इसे कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ पर और आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है। तो यहाँ बच्चों हमारे पास 2r और यहाँ पर l बचेगा, ठीक है। पाई का मान रख दीजिए 22/7, r का मान हो गया 3.5, 2r यानी कि 2 गुणा 3.5 प्लस l यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12.5 हो गया। 3.5 से इसको काट सकते हैं हम 2 बार, ठीक है। 3.5 से 3.5 से इसको 2 बार काट सकते हैं और 2 से ये कट जाएगा 22 कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ हमारे पास बचेगा बच्चों कितना, 11 गुणा 3.5 गुणा 2 यानी कि 7 प्लस 12.5, ठीक है। तो 11 गुणा से जोड़ लीजिए तो ये होगा 12 और 7 19.5। 11 से आप गुणा कर देंगे इसमें तो बच्चों ये हो जाएगा 214.5, 214.5 यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ है तो ये वर्ग में ही बच्चों आपका आएगा। तो यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और बोर्ड एग्जाम्स में ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। इसको ही कैसे घुमा फिरा कर दे देते हैं। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों यहाँ पर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अज्ञात बारंबारताओं वाला, चाहे समांतर माध्य में दे दिया हो या माध्यिका के रूप में क्वेश्चन दे दिया गया हो बच्चों। क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 50 है, समांतर माध्य यानी 50 है, और सभी बारंबारताओं का जो योग है वो 120 है। तो हमें अज्ञात बारंबारताएं F1 और F2 का मान बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। तो देखिए, समांतर माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान बच्चों जिसे x द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है नहीं। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए। जैसे 0 और 20 जोड़ेंगे, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सभी वर्गों के बीच में 20-20 का अंतर है, ठीक है। सभी वर्गों के बीच में 20-20 का अंतर है, तो 20 जोड़ दीजिए इसमें ही। तो 20 जोड़ेंगे तो 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, और 70 20 90। ये अपना आप ही वर्गों को जोड़कर आधा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें अगला जो कॉलम है बनाना पड़ेगा, ये हमारी बारंबारता है बच्चों F है। आप बेशक बिल्कुल कमजोर सही, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे बच्चों। देखिए ध्यान से बस समझते रहिए। यहाँ अगला कॉलम बनाना है आपको पद गुणा बारंबारता, यानी कि F गुणा X, इस दोनों की हमें गुणा कर देनी है। देखिए 17 गुणा 10 170, इसकी गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ क्योंकि वेरिएबल है 30 F1 ही आ जाएगा। 50 की यहाँ गुणा करेंगे तो 5 से करीब 5 दूनी 10 की 0, 5 दिया 15 और 1 16, यानी कि 16 से होगा। 70 से गुणा करेंगे तो 70 F2, और यहाँ 19 निम्मा 171। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो कॉलम प्राप्त हो गया Fx वाला, ठीक है। Fx वाला प्राप्त हो गया है। बारंबारताओं का योगफल करिए, जिसे हम बोलते हैं बच्चों बारंबारताओं का योगफल होता है, उसे n भी बोल देते हैं, या हम इसे बोलेंगे सिग्मा f, ठीक है। इसे आप जोड़ेंगे, देखिए F1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस F2 ये भी आ जाएगा ऐसे ही, और प्लस अब 17 32 और 19 को आप अगर इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल बैठता है बच्चों 68, ठीक है। ये F1 प्लस F2 प्लस 68 हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में बारंबारताओं का योगफल कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। देखिए बच्चों, ठीक है, 120 दिया है, तो हम इस योगफल को किसके बराबर रख देंगे, 120 के बराबर रख देंगे, ठीक है। यानी कि F1 प्लस F2 प्लस 68 बराबर 120, क्योंकि 120 आपको दिया हुआ है बारंबारता योग। या F1 प्लस F2 बराबर 68, इधर ले आएंगे, 120 में से 68 घटेगा तो ये आपके पास बचेगा 52। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर पहला समीकरण, ठीक है ना बच्चों। ये हमें पहला समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर माध्य आपको दिया है, क्योंकि माध्य हमें बच्चों यहाँ पर 50 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है नहीं। और माध्य के लिए एक सूत्र होता है, जो क्या होता है माध्य निकालने के लिए, क्योंकि माध्य यानी कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा Fx बटे सिग्मा F, ठीक है। ये हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए। अब माध्य हमें यहाँ पर 50 दिया है, क्वेश्चन में रख देंगे। Fx का मान देखिए यहाँ पर, इसका योगफल कर लीजिए, हमने योगफल नहीं किया, इसका योगफल हम करेंगे तो सिग्मा Fx, क्योंकि ऊपर Fx है तो यहाँ सिग्मा का मतलब हो गया जोड़। तो जोड़ करेंगे तो देखिए यहाँ पर 30 F1 ऐसे ही आ जाएगा, और ये आपका 70 F2 ये भी आ जाएगा यूँ ही, और प्लस अब जो बाकी संख्या इन्हें जोड़ लीजिए, 170 1600 और इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, यानी कि 3480 हो जाएगा।
तो बच्चों इसका जो मान आया है इसे अब यहाँ रख दीजिए, जो हमने फॉर्मूला लगाया है सिग्मा एफ एक्स, ये वाला मान है, इसे रख देंगे आप 30F1 प्लस 70F2 और प्लस 3480 3480। सिग्मा एफ यानी कि जो बारंबारताओं का योगफल, वो हमें क्वेश्चन में जो 120 दिया है ना बच्चों, आप वो रखिए यहाँ पर, ठीक है, उससे आसान हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 30F1 प्लस यहाँ पर 70F2 और प्लस 3480। 120 को इसमें गुणा करेंगे तो बच्चे हो जाएगा कितना, 6000 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर 30F1 प्लस 70F2 बराबर, इसको आप धर ले जाएंगे तो ये 6000 माइनस 3480, ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर 30F1 प्लस 70F2, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 2520। सभी में देखिए 10 से भाग हो सकता है, जीरो सब में बाद में 10 से भाग देंगे तो ये हो गया 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252 बचेगा। ये हमारे पास हो गया बच्चों समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब समीकरण नंबर जो फर्स्ट है ना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है F1 प्लस F2 बराबर 52 है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करें, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों समीकरणों को हल करके हम F और F2 का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। यहाँ 3F1 है, यहाँ केवल F है, तो 3 से गुणा कर लीजिए समीकरण 1 में, और यहाँ पर ये है ही, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को जो 3 से करेंगे तो 3F1 प्लस 3F2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 156। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3F1 प्लस 3F2 बराबर 156। ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर अब 3 हो जाएगा। यहाँ हम कर रहे हैं 1 से गुणा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 7F2 बराबर 252। समीकरण नंबर 4 यहाँ पर हमने रख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास आया है, हमने F1 के जो गुणांक हैं उन्हें यहाँ पर इक्वल कर लिया है। तो जब इक्वल है तो ये कट जाएंगे बच्चों, घटाने पर कटेंगे, आपको पता ही है जब एक जैसे साइन होते हैं तो हम उसे घटाने पर काटते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7 में से 3 गए तो यहाँ आपके पास बचेगा 4F2 बराबर, यहाँ भी घटा दीजिए, यहाँ भी माइनस के बचेंगे। देखिए 252 ज़्यादा है और 156 कम है, तो इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। 252 में से 156 आप घटा दीजिए तो यहाँ आपके पास बचेगा कितना, 96 बचेगा बच्चों, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये होगा F2 बराबर 4 से इसे भाग दे दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान 24 आ जाएगा बच्चों, 24 चौके 96, तो इसका मान हो गया 24। अब बच्चों हम F2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं ताकि F1 का मान भी प्राप्त हो जाए। तो समीकरण 1 हमारे पास है F1 प्लस F2 बराबर 52 है। F1 का मान हमारे पास 24 आ गया, 24 प्लस F2 बराबर 52, या F2 बराबर, इसको धर ले जाएंगे -24, ठीक है। तो F2 हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ बच्चों 8 यानी कि 28 बचेगा। तो F2 का जो मान है 28 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बच्चों F1 और F2 अज्ञात बारंबारता ही निकालनी है, तो आप यहाँ लिख देंगे F1 बराबर 24 और F2 बराबर 28। तो यही बच्चों हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें अज्ञात बारंबारताएं हमें पूछी गई थी, समांतर माध्य दिया हुआ था, तो इसी की सहायता से हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे बच्चों। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये वाला, और इस वाले प्रश्न की तैयारी आप अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो में हमने बच्चों इन
5 प्रश्नों को ही रखा है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।